हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज जिस बैंक रॉबरी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो इसीलिए इतनी अजीबो-गरीब और चौंका देने वाली है, क्योंकि इस चोरी को बैंक के अंदर नहीं, बल्कि बैंक के बाहर अंजाम दिया गया। इस चोरी को इतनी सफाई और चालाकी से अंजाम दिया गया कि चोरी होने के कई घंटों बाद भी किसी को ये नहीं पता चला कि बैंक में जापान की अब तक की सबसे बड़ी चोरी हो चुकी है। इस चोरी की तहकीकात जापान की हिस्ट्री में अब तक की सबसे लंबी चलने वाली तहकीकात है, जिसमें 1,10,000 सस्पेक्ट थे जिन पर पुलिस को शक था और 1,70,000 पुलिस वाले थे जो इस तहकीकात में शामिल थे। तो आखिर कौन था ये चोर, कैसे इसने इस अजीबोगरीब चोरी को अंजाम दिया और क्या ये कभी पुलिस के हाथ लगा? ये जानकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। कहानी शुरू होती है सन 1968 से। ये वो दौर था जब जापान अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से एक बहुत अच्छे बदलाव से गुजर रहा था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी होती जा रही थी, जिसके बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे बदलाव उनके बैंक्स में भी दिख रहे थे। अब बैंक्स में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स खोल रहे थे, बैंक से लोन ले रहे थे अपना बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और बैंक्स का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी कंपनीज़ के बिज़नेस को चलाने के लिए। इसी वजह से बैंक्स का बिज़नेस बहुत बढ़ने लगा और बैंक्स में कैश का आना-जाना भी काफ़ी बढ़ गया। और यही वजह थी कि बैंक चोरों के लिए एक बहुत आसान टारगेट था चोरी के लिए और इसीलिए उस दौरान कई बैंक लूट भी हुई। पर इस चोरी को अब तक की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन चोरी कहा गया। इस चोरी में लूटे जाने वाली रकम थी 300 मिलियन येन, जिसने पूरे टोक्यो की पुलिस को नचा कर रख दिया। एक सुबह टोक्यो के निहान ट्रस्ट बैंक के हेड मैनेजर अपने घर का लेटर बॉक्स चेक कर रहे होते हैं और तभी उनके हाथ एक लेटर लगता है, जिसे पढ़कर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेटर में लिखा था कि वो 300 मिलियन येन लेकर उस लेटर में बताए हुए पते पर पहुंचा दें, वरना उसके घर को बम से उड़ा दिया जाएगा। लेटर पढ़ते ही हेड मैनेजर बहुत डर जाता है और वो फौरन पुलिस को इसकी खबर देता है। मैनेजर इस लेटर से इसलिए भी इतना डर गया था क्योंकि उसके ऑफिस में पहले भी ऐसे लेटर्स आ चुके थे। पहले उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, मगर जब ऐसे ही लेटर उसके घर पहुंचे, तब वो बहुत डर गया और घबरा गया। पुलिस ने इस लेटर की खबर मिलते ही बैंक और हेड मैनेजर के घर पर नज़र रखनी शुरू कर दी। बैंक मैनेजर ने भी बैंक में काम करने वाले सभी लोगों को इस धमकी भरे लेटर के बारे में बताया और साथ ही साथ चौकन्ना रहने के लिए भी कहा। इसी लेटर के कुछ ही दिन बाद आता है 10 दिसंबर 1968। ये वो दिन था जिस दिन निहान ट्रस्ट बैंक को 300 मिलियन येन देने थे तोशिबा कंपनी को। तोशिबा जो कि एक जानी मानी टेक कंपनी थी जिसके पास बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स काम करते थे। चूंकि ये साल का आखिरी महीना था और इसी समय तोशिबा कंपनी अपने वर्कर्स को बोनस बांटती थी, जिसके लिए उसे बहुत सारे कैश की ज़रूरत पड़ती थी। चूंकि तोशिबा कंपनी का अकाउंट निहान ट्रस्ट बैंक में था, इसीलिए हर साल ये बैंक की जिम्मेदारी थी कि वो ये कैश तोशिबा कंपनी के ऑफिस पहुंचाए। बैंक मैनेजर अपने ऑफिस के 4 एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है इस कैश को पहुंचाने के लिए। वो चारों बैंकर्स इस कैश को 3 बड़े-बड़े सूटकेसेस में भरते हैं और उन्हें कार की डिग्गी में डालकर तोशिबा कंपनी के ऑफिस पहुंचाने निकल जाते हैं, जो वहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही था। वो चारों अपनी कार में जा रहे थे, तभी एक पुलिस वाला अपनी बाइक पर सवार होकर आता है और उनसे कार रोकने के लिए कहता है। कार रुकने पर वो उन्हें ये बताता है कि उनके बैंक मैनेजर के घर पर हमला हुआ है और उनके घर को बम से उड़ा दिया गया है। ये सुनते ही उन चारों को उस धमकी भरे लेटर के बारे में याद आता है जिसमें उनके बैंक मैनेजर के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस वाला उन्हें ये भी बताता है कि हो सकता है कि वो धमकी देने वाले ने ये बॉम्ब बैंक्स और बैंक्स की कार में भी लगाए हों और साथ ही साथ बॉम्ब को कार के अंदर ढूंढने के लिए कहता है। वो बैंकर्स भी घबराकर बॉम्ब को कार के अंदर ढूंढने लगते हैं। उसी दौरान वो पुलिस वाला भी बॉम्ब को कार के नीचे ढूंढने लगा। तभी अचानक नीचे से चिंगारी और धुआं उठने लगता है। उन बैंकर्स को लगता है कि कार के नीचे ही बॉम्ब है और चिंगारी और धुएं से घबराकर वो चारों कार से निकलकर भागते हैं और एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद उनमें से एक दीवार से झांक कर देखता है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि वो पुलिस वाला और कार दोनों गायब हैं। अब वहाँ पर कुछ बचा था तो वो था उस पुलिस वाले की मोटरसाइकिल और एक फ्लेयर। कुछ देर तक तो उन बैंकर्स को कुछ समझ नहीं आता और उन्हें यही लगता है कि वो पुलिस वाला उन्हें बॉम्ब से बचाने के लिए कार को किसी महफूज जगह पर ले गया है। वो बैंकर्स फौरन बैंक में कॉल करते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि बैंक मैनेजर बिल्कुल सही सलामत है और उनके घर में भी कोई बॉम्ब नहीं फटा है। तभी उन बैंकर्स में से एक उस ज़मीन पर पड़ी फ्लेयर को उठाता है और देखता है कि वो आधी जली हुई है। उन चारों को अब ये समझ आने लगता है कि वो चिंगारी और धुआं कार के नीचे से नहीं, बल्कि इस फ्लेयर से निकल रहा था जो कार के नीचे रखी गई थी और वो बाइक सवार कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक चोर था। इसका मतलब ये था कि वो चोर उन चारों बैंकर्स को बेवकूफ़ बनाकर पूरे 300 मिलियन येन कार के साथ लेकर फरार हो चुका था। पुलिस को जब इस चोरी की खबर मिली तो वो भी परेशान हो गई और बिना देरी किए मौका वारदात पर पहुंच गई।
पुलिस को मौका वारदात पर जो सबसे बड़ा सबूत मिला वो थी मोटरसाइकिल जो वो चोर वहां छोड़ गया था। छानबीन करने पर यह पता चला कि उस मोटरसाइकिल को कस्टमाइज करके बिल्कुल पुलिस मोटरसाइकिल की तरह बनाया गया था। और उन चारों बैंकर्स ने भी ये बताया कि वो चोर एक पुलिस यूनिफॉर्म पहने था जो देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। और यही वजह थी कि उन चारों ने आसानी से उस पर भरोसा कर लिया, जिसकी वजह से उसने बहुत आसानी से इस चोरी को अंजाम दिया। पुलिस को इस पूछताछ के दौरान बस इतना ही पता चल पाया कि चोर एक पुलिस यूनिफॉर्म पहना था, इसके अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस चोरी की रकम इतनी बड़ी थी कि टोक्यो पुलिस इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी, और इसीलिए टोक्यो पुलिस ने शुरुआत में ही अपने 10,000 ऑफिसर इस केस पर लगा दिए। पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई, कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा गया जहां नाकाबंदी ना लगाई गई हो। चूंकि बैंक की कार पर काले शीशे थे और उसका इंटीरियर भी पूरा ब्लैक था, इसीलिए हर चेक पोस्ट पर खासकर इस तरह की किसी भी गाड़ी को अच्छी तरह तलाशने के ऑर्डर जारी किए गए। कुछ ही समय बाद उस कार को ढूंढ लिया गया जो एक कब्रिस्तान के पास मिली। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कब्रिस्तान उस मौका वारदात से बहुत करीब था। इसका साफ मतलब था कि चोर ने पहले गाड़ी चुराई, कब्रिस्तान के पास ले जाकर उस गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और फिर दूसरी गाड़ी बदल ली। अब टोक्यो पुलिस ने चेक पोस्ट पर यह ऑर्डर दिए कि हर आने जाने वाली गाड़ी को बहुत बारीकी से तलाश किया जाए। मगर तलाशी के ऑर्डर्स आने में और छानबीन में ज़्यादा समय लग गया, और इसी दौरान वो चोर चेक पोस्ट से निकलकर आसानी से भाग निकला। अगली सुबह इस चोरी की खबर टोक्यो के हर अखबार में छप चुकी थी। जहां बहुत से लोग इस चोरी की रकम को सुनकर हैरान थे, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस चोर के चोरी करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुए। वो इस बात से बहुत हैरत में थे कि कैसे एक चोर ने इतनी बड़ी रकम उड़ा ली, वो भी बिना किसी को चोट पहुंचाए या बिना किसी की जान लिए। हालांकि पुलिस को सबूत के तौर पर मोटरसाइकिल तो मिली थी, मगर फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, और ना ही वो फ्लेयर उनकी कोई मदद कर पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस चोरी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ चोरी की ही थी। अब पुलिस उन बैंकर्स की मदद से उस चोर का पूरा हुलिया निकलवाती है और साथ ही साथ उसके चेहरे का स्केच भी बनवाती है, जिसकी 7.5 लाख कॉपीज़ बनवाकर पूरे जापान में बांट दी जाती है। और अब टोक्यो के साथ साथ पूरे जापान की पुलिस भी इस चोर को ढूंढने में लग गई। इस पूरी तहकीकात में 1,10,000 सस्पेक्ट सामने आए जिन पर पुलिस को शक था, और 1,70,000 पुलिस वाले इस तहकीकात में शामिल हुए। और इसी वजह से ये जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन बन गई। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जापान गवर्नमेंट ने इस तहकीकात पर 900 मिलियन येन खर्च कर डाले, जो इस चोरी की रकम से भी 3 गुना ज़्यादा था। अब सवाल ये आता है कि आखिर गवर्नमेंट ने इस तहकीकात में चोरी से 3 गुना ज़्यादा पैसा उसे ढूंढने में क्यों लगा दिया? और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम कितना मजबूत है, और वो सिस्टम से चोरी करने वालों को पकड़ने और सज़ा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ताकि कोई भी किसी भी तरह की चोरी करने से पहले 100 बार सोचे। हालांकि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट्स बहुत थे, पर पुलिस को सबसे ज़्यादा शक 3 लोगों पर था, क्योंकि उनका बर्ताव बहुत अजीब था और पूछताछ में जो जवाब उन्होंने दिए थे वो भी पुलिस को सच नहीं लग रहे थे। इन तीनों में जो सबसे पहला शख्स था वो था बैंक मैनेजर। पुलिस को बैंक मैनेजर पर सबसे ज़्यादा शक इसलिए भी था क्योंकि इस बात की खबर सबसे पहले बस उसे ही थी कि बैंक से 300 मिलियन येन तोशिबा कंपनी को पहुंचाने हैं, और जिन 4 बैंकर्स को उसने भेजा पैसे लेकर, उनकी कार के साथ भी कोई सिक्योरिटी नहीं भेजी गई, जबकि इतनी बड़ी रकम के लेन देन में बैंक सिक्योरिटी का इस्तेमाल ज़रूर करती है। और जो धमकी भरे लेटर उस बैंक मैनेजर को मिले थे, पुलिस ने उन पर भी नज़र रखी और उसे भेजने वाले को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कोई हाथ नहीं लगा। मगर साथ ही साथ पुलिस को बैंक मैनेजर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे वो उसे गिरफ्तार कर सकें। उन तीनों में से जो दूसरा शख्स था उसका नाम था टकीना शोजी, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था। पुलिस के सस्पेक्ट्स में उसका दूसरा नंबर होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसका चेहरा और हुलिया उस स्केच में बनाए हुए चोर से काफ़ी मिलता जुलता था, जो पुलिस ने उन 4 बैंकर्स की मदद से बनवाया था। मगर पुलिस को इसके खिलाफ भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता जिससे वो उसे गिरफ्तार कर सकें। तहकीकात के दौरान यह खबर मीडिया में लीक हो गई कि पुलिस ने एक बिल्कुल चोर से मिलते जुलते शख्स से पूछताछ तो की, मगर उसे छोड़ दिया। यह खबर जैसे ही लीक हुई, वहाँ के हर न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो और उसके नाम के साथ एक खबर अपने अखबार में छाप दी। अब यह खबर पूरे जापान के हर अखबार में छप चुकी थी, जिसमें हर किसी ने उसे चोर मान लिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका हुलिया चोर से मिलता जुलता था और उसका घर बैंक से बहुत करीब था। अब मीडिया और लोगों के बढ़ते प्रेशर की वजह से पुलिस तकीना योशी को हिरासत में लेती है और सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान तकीना पुलिस को बताता है कि चोरी वाले दिन वो एक पैसेंजर को हॉस्पिटल लेकर गया था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी।
हॉस्पिटल में पता करने पर यह बात सच निकलती है, जिसकी वजह से पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि टकीना शोजी चोर नहीं है और वो उसे छोड़ देती है। मगर इस बदनामी और गिरफ्तारी की वजह से टकीना शोजी पूरी तरह टूट जाता है और अखबार में उसका नाम और उसकी फ़ोटो छपने की वजह से उसके परिवार वाले और उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़ देते हैं, जबकि वो बेकसूर था। वो इतने डिप्रेशन में चला जाता है कि टैक्सी चलाना भी छोड़ देता है और आखिरकार आत्महत्या कर लेता है। अब आता है तीसरा और आखिरी शख्स जो पुलिस के शक के दायरे में था। ये एक 19 साल का लड़का था जिसका नाम था सातो योशिरो और इसके कनेक्शन टोक्यो के एक लोकल क्रिमिनल गैंग से थे। सातो योशिरो पहले भी एक कार को चोरी करने के इल्ज़ाम में जेल जा चुका था। चूँकि इसके फादर पुलिस में थे, इसीलिए वो ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहा। पुलिस को अपनी तहकीकात में एक बात और पता चली थी कि चोर ने इस चोरी के दौरान एक से ज़्यादा बार कार बदली थी और जो भी कार्स इस दौरान इस्तेमाल हुई थी वो सब चोरी की ही थी। सातो योशिरो को बाइक चलाने में काफ़ी अच्छी महारत हासिल थी और वो पहले कार्स भी चुरा चुका था। इन्हीं दो वजहों से पुलिस का उस पर शक और भी गहरा होता जा रहा था और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तब वो इस बात को साबित नहीं कर पाया कि वो चोरी के वक्त वहाँ नहीं था। अब पुलिस फैसला करती है कि वो उसे गिरफ्तार करेगी और उस पर चोरी का केस दर्ज करेगी। मगर चोरी से कुछ घंटे पहले ही खबर आती है कि सातो योशिरो ने साइनाइड का इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस को लगता है कि शायद जेल जाने के डर से उसने अपने आप को मार लिया। इस सुसाइड के बाद पुलिस 3 थ्योरीज पर पहुंचती है। पहली है कि सातो योशिरो के फादर पुलिस में थे और इस चोरी और गिरफ्तारी से होने वाली बदनामी के डर से उन्होंने अपने बेटे को मार दिया होगा। दूसरी थ्योरी ये थी कि सातो योशिरो के फादर ही इस चोरी के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने अपने बेटे को इसलिए मार दिया होगा ताकि पूछताछ में वो उनका नाम ना ले ले। तीसरी थ्योरी ये थी कि सातो योशिरो ने अपने क्रिमिनल गैंग के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया होगा और जब उन्हें यह अंदाज़ा हो गया कि सातो योशिरो गिरफ्तार होने वाला है तब उसी के गैंग वालों ने उसे मार दिया होगा। और ये तीसरी थ्योरी काफ़ी हद तक सही साबित हुई क्योंकि चोरी के कुछ ही दिन बाद गैंग के मेंबर्स में से कुछ लोगों ने घर और गाड़ियां खरीदी। इनमें से एक गैंग मेंबर को पुलिस ने कुछ महीनों बाद गिरफ्तार कर लिया, जहां उसके पास से बहुत सारा कैश बरामद हुआ और जब पुलिस ने उससे इस कैश के बारे में पूछा तब उसने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस को उसके पास से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, पर माना जाता है कि ये कैश उसी चोरी में लूटा हुआ कैश था। हालांकि पुलिस कभी भी इन तीनों थ्योरीज में से किसी भी थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाई और सातो योशिरो को मुजरिम करार देते हुए ये केस 7 साल चली इन्वेस्टिगेशन के बाद बंद कर दिया गया। ये थी कहानी जापान की सबसे बड़ी चोरी और सबसे लंबी चलने वाली इन्वेस्टिगेशन की, जो कभी सुलझी ही नहीं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।